Hello guys, welcome to RP Academy. So what we are going to do today, we are going to discuss SEBI circulars and we are going to discuss in detail. तो यहाँ पर कुछ questions आपके पास रहेंगे but explanation part में हम इसको थोड़ा डिटेल में उस सर्कुलर के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो let us talk about our first circular. अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन किस सर्कुलर के रिगार्डिंग है? तो it is about ease of doing investment circular that came on July 2, 2025. तो हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि इसमें एक सेबी ने विंडो खोली है ताकि जो ट्रांसफर रिक्वेस्ट है फिजिकल शेयर्स की वो लॉन्च की जा सके. अब आपको पता है फिजिकल शेयर्स को हमने इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, डीमैट फॉर्म में कर दिया है उसको. तो अब ये पूछे कि ड्यूरेशन क्या थी इस स्पेशल विंडो की. तो सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं कि ये सर्कुलर किस बारे में था, किस चीज से रिलेटेड है. तो अब ये जो सर्कुलर आया था इसका प्राइमरी गोल है कि इन्वेस्टर्स को हमें लॉक्ड आउट होने से बचाना है, उनके खुद के पैसे से. क्या होने से बचाना है? लॉक्ड आउट ऑफ देयर ओन मनी. ठीक है, क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव पेपर वर्क की वजह से. तो सेबी ने डिसाइड किया है कि जो डीमैट अकाउंट्स और म्यूचुअल फंड फोलियोज हैं वो अब फ्रोजन नहीं होंगे डेबिट्स के लिए, जस्ट बिकॉज कि इन्वेस्टर ने एक चॉइस ऑफ नॉमिनेशन नहीं दिया है. साथ में कोई भी कॉर्पोरेट बेनिफिट जैसे डिविडेंड्स होते हैं, इंटरेस्ट होता है, रिडेम्पशन पेमेंट होती हैं, ये भी यहाँ पर सोली इसलिए होल्ड कर नहीं ली जाएंगी कि यहाँ पर नॉमिनेशन नहीं की गई थी. ठीक है, और ये हम यहाँ पर इन्वेस्टर्स को पे करेंगे. अलोंग विद दैट यहाँ पर इन्होंने बोला है कि एक इन्वेस्टर अब अपना नॉमिनी बाद में भी ऐड कर सकता है. ठीक है, और सेबी ने ये भी बोला कि 3 मैंडेटरी फील्ड्स जो हैं वो आप बाद में भी फाइल कर सकते हो. कौन कौन सी है? नॉमिनी का नाम, रिलेशनशिप और परसेंटेज शेयर. स्मूथ ट्रांजिशन के लिए यहाँ पर सितंबर 19 2025 में सेबी ने एक ईज ऑफ डूइंग इन्वेस्टमेंट सर्कुलर जो है वो ट्रांसमिशन जो है हमारी सिक्योरिटीज की फ्रॉम अ डिसीज्ड पर्सन तो उनके लीगल आयर्स भी निकाला था. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास में ये किसके बारे में बात की हमने? ईज ऑफ डूइंग इन्वेस्टमेंट सर्कुलर जो इनका आया था. अब इसी में यहाँ पर जुलाई 2 2025 में ही सेबी ने एक स्पेशल विंडो भी निकाली थी जो कि जनवरी 6 2026 तक रहने वाली है ओपन, ताकि यहाँ पर रीलॉन्चमेंट की जा सके ट्रांसफर रिक्वेस्ट फॉर फिजिकल शेयर्स. ठीक है, याद रहेगा. अच्छा, तो यहाँ पर अब आपको सबसे पहले तो इतना वाला पार्ट याद रखना है. अलोंग विद दैट आपको एक चीज और याद रखनी है. जुलाई 8 2024 में, कब? 2024 में सेबी का एक सर्कुलर आया था जो कि पैसिव म्यूचुअल फंड स्कीम्स के लिए था. इन्होंने बोला कि यहाँ पर जो इन्वेस्ट कर सकते हो आप ग्रुप कंपनीज में अपने स्पॉन्सर का उसका कैप 35% तक बढ़ा दिया. मीनिंग मान लो एक म्यूचुअल फंड है ना, म्यूचुअल फंड कंपनी यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड को लॉन्च कर रही है, जो एनएफओ लेकर आई है, उन्होंने अपने स्पॉन्सर कंपनी का उस म्यूचुअल फंड में 35% तक का शेयर होल्डिंग रख सकते हैं. अच्छा, एक यहाँ पर डेफरमेंट नोटिस भी आया था कि किस तरीके से इन्वेस्टर्स जो हैं उनके ऊपर हम रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे. अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं ड्यूरिंग द स्पेशल विंडो फॉर relaunchment of physical shares July 2025 to January 2026 in which mode shall the securities be issued. तो यहाँ पर अगर हमें सिक्योरिटीज इशू करनी है स्पेशल विंडो के टाइम पर, तो जो अपनी नई सिक्योरिटीज इशू की जा रही है वो कौन से मोड में होनी चाहिए? तो यहाँ पर फिजिकल शेयर्स का ट्रांसफर तो किया जा रहा है, लेकिन हमें ये भी बोला गया है कि शेयर्स जो है वो क्रेडिट होते हैं डायरेक्टली डीमैट अकाउंट में, और कंपनियां जो रजिस्ट्रार हैं, ठीक है, और शेयर ट्रांसफर एजेंट वो कोई भी न्यू फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट यहाँ पर इशू नहीं करेंगे. अलोंग विद दैट अगर यहाँ पर आपको अवेल करनी है विंडो तो एक वैलिड डीमैट अकाउंट होना चाहिए और एक क्लाइंट मास्टर लिस्ट यहाँ पर आपको प्रोवाइड करनी है अपनी ट्रांसफर एप्लीकेशन के साथ में. तो याद रहेगा ये आपको. चलिए, सॉरी, तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा. सेबी ने यहाँ पर बोला है कि जो सिक्योरिटीज रीलॉन्च की जा रही है वो आपकी केवल और केवल डीमैट में ही आप इशू कर सकते हैं. तो ओरिजिनल फिजिकल शेयर्स का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा,
एक यहाँ पर फॉर्म SH4 रहेगा जो कि हमारे को प्रोवाइड करना है। पैन और केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड करनी है, अलॉन्ग विद दैट क्लाइंट मास्टर लिस्ट प्रोवाइड करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो स्पेशल कैटेगरी ऑफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट है उसमें कौन सा हमारे पास में अलाउ किया गया है कैटेगरी को फॉर द स्पेशल विंडो अनाउंस्ड इन जुलाई 2025। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, हमें बताना है कि which transfer specific category of transfer request is eligible for special window announced। तो ये ना आपके पास में जो रिक्वेस्ट थी, ठीक है, जो कि ओरिजिनली लॉन्च की गई थी अप्रैल 1 2019 से पहले, लेकिन रिजेक्ट हो गई थी, रिटर्न हो गई थी या अनप्रोसेस्ड रह गई थी टेक्निकल या डॉक्यूमेंट रिलेटेड डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। तो केवल वही लोगों के लिए ये फिजिकल आपकी जो ये लॉन्च की गई है यहाँ पर विंडो, स्पेशल विंडो, वो लेकर आए हैं। नेक्स्ट जाते हैं, अब सेबी ने एक सर्कुलर इशू किया था अगस्त 2025 में, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स जो हैं और रिसर्च एनालिस्ट, ठीक है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एंड रिसर्च एनालिस्ट उनको अलाउ किया गया, क्या अलाउ किया गया है, so IAs and RAs will be able to use dash instrument to maintain the deposit requirement। तो अब आपको यहाँ पर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहला आंसर क्या है, ऑप्शन क्या है आपके पास, गोल्ड ETFs, दूसरा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तीसरा है लिक्विड म्यूचुअल फंड एंड ओवरनाइट म्यूचुअल फंड्स, चौथा है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, पांचवा है रिट्स एंड इन्वेट्स। तो यहाँ पर अब आपको बताने कि इसका आंसर क्या होगा। देखो हमारे पास में यहाँ पर बोला गया है कि जो जितने भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं दैट इज IAs और जितने भी रिसर्च एनालिस्ट हैं, ठीक है, वो अब 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को यहाँ पर चूज कर सकते हैं ताकि अपनी मैंडेटरी डिपॉजिट रेगुलेशंस को, ऑब्लिगेशंस को मीट कर पाए। सबसे पहले है लिक्विड म्यूचुअल फंड्स की जो यूनिट्स होती हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर ओवरनाइट म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स हो सकती हैं और शेड्यूल्ड बैंक डिपॉजिट्स हो सकते हैं। तो आपके पास में लो रिस्क फंड्स इन्वेस्ट जहां पर आप शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट में 91 डेज के लिए कर रहे हो। ओवरनाइट म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर डेट इंस्ट्रूमेंट जिनकी मैच्योरिटी केवल 1 दिन है, और साथ में यहाँ पर शेड्यूल्ड बैंक डिपॉजिट्स। तो इनमें से आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस दी गई हैं जिसमें कि सबसे पहले आती है लीन मार्किंग। कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट आप चूज करोगे इसको एक लीन की तरह माना जाएगा इन फेवर ऑफ द रिस्पेक्टिव सुपरवाइजरी बॉडी। तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइजरी बॉडी होती है आपकी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के लिए, और रिसर्च एनालिस्ट के लिए रहती है रिसर्च एनालिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइजरी बॉडी। अच्छा, क्योंकि नेट एसेट वैल्यू म्यूचुअल फंड्स की फ्लक्चुएट कर सकती है, हमें बोला गया है कि स्मॉल बफर हमें मेंटेन करना होगा, थोड़ा सा जो स्लैब अमाउंट है उससे थोड़ा ज्यादा हमें इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है, जिससे कि अगर वैल्यू जो है वो हमारी डिपॉजिट लिमिट से नीचे ना जाए, ठीक है, ऐसा ना हो कि वैल्यू जो है वो बहुत महंगी हो जाए और हमारे पास डिपॉजिट में उतना पैसा ही ना हो। कंप्लाइंस डेडलाइन की बात की गई है, तो जितने भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर एडवाइजर्स हैं और रिसर्च एनालिस्ट हैं उनको सितंबर 30 2025 तक का टाइम दिया गया था कि वो इन डिपॉजिट नॉर्म्स को फॉलो कर ले, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक हमारे लिए बहुत ही बड़ी विन मानी गई है क्योंकि म्यूचुअल फंड्स को अब डिजिटली मैनेज किया जा सकता है और लीन मार्किंग प्रोसेस जो है वो अब फास्टर और ज्यादा स्टैंडर्डाइज्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अगस्त SEBI provided a relaxation in the timeline for stockbrokers to submit dash specific certificate to offer the margin trading facility। ऑप्शंस हैं आपके साइबर सिक्योरिटी ऑडिट सर्टिफिकेट, नेटवर्क सर्टिफिकेट, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट, KYC कंप्लायंस सर्टिफिकेट। तो अब आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो यहाँ पर नेटवर्थ सर्टिफिकेट जो है वो आपका आंसर करेक्ट है। सेबी ने रिलैक्सेशन दिया था कि जो हम स्टॉक ब्रोकर्स हैं वो अब अपने नेटवर्थ सर्टिफिकेट्स को मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी में ऑफर कर सकते हैं। तो इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग जो कि आपका अगस्त 26 2025 में आया था, यहाँ पर हमें
इन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए और फाइलिंग्स के साथ में अलाइन करने के लिए फाइनेंशियल रिजल्ट टाइमलाइंस अपनी एलओडीआर रेगुलेशन में चेंज कर दी थी। तो अब यहाँ पर हमें क्या क्या डेडलाइंस बोली गई है। प्रीवियसली ब्रोकर्स जो है उनको बोला गया था कि भाई जो ऑडिटर सर्टिफाइड नेटवर्क सर्टिफिकेट है वो 30 दिन के अंदर अंदर देनी है हाफ ईयर एंडिंग के। लेकिन अब यहाँ पर बोला गया है कि जैसे मार्च 31 को आपका एक फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, तो पहले आपको अप्रैल 30 तक सबमिट करना होता था, अब आप मई 31 तक इसे सबमिट कर सकते हो नेट अपना वर्क सर्टिफिकेट को। दैट इज 60 डेज का टाइम दे दिया आपको। और सितंबर 30 में हमारा हाफ ईयर कंप्लीट होता है, हाफ फाइनेंशियल ईयर। तो सितंबर 30 में जब फाइनेंशियल ईयर आपका हाफ एंड होगा तो अक्टूबर 31 में पहले करना होता था, जो कि अब आपके लिए नवंबर 15 कर दिया गया है। दैट इज 45 डेज का टाइम दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमें एक बेसिकली पर्पस क्या है इसका कि एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है जो ब्रोकर के पास में इनफ कैपिटल है या नहीं कि वो सेफली लैंड कर सके मनी को या मार्जिन्स को हमारे रिटेल क्लाइंट्स के लिए, ताकि वो ट्रेडिंग कर पाए। सर्टिफिकेट यहाँ पर स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है वो आपका ऑडिट करते हैं, कंफर्म करते हैं कि जो नेट वर्थ है वो आपकी उतनी ही है जितनी की सेबी के फॉर्मूले से होनी चाहिए या फिर नहीं है। साथ में ये आपकी इफेक्टिव हो गई थी अगस्त 26 से ही। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि जब सितंबर 2025 में हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ था तो 15 नवंबर तक स्टॉक ब्रोकर्स को अपनी डिटेल्स नेटवर्क सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना रहा होगा। अलोंग विद दैट यहाँ पर कंप्लाइंस जो है, ठीक है, वो आपकी रेगुलेशन 33 ऑफ सेबी के एलओडीआर के अंडर आती है, जो कि बताते हैं कि किस तरीके से लिस्टेड कंपनीज जो हैं वो अपनी अर्निंग्स को यहाँ पर रिपोर्ट करेंगी। अच्छा, चलिए नेक्स्ट जाते हैं। द review appeal or waiver of penalty request circular issued in August 2025 applies to actions taken by which committee? यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं डिसिप्लिनरी एक्शन कमिटी, मेंबर कमिटी, आर्बिट्रेशन कमिटी, इन्वेस्टर ग्रीवांस कमिटी, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स में से ये एक है, तो इसको ये भी याद रखना आप। तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि देखो सितंबर 19 2025 से, कब से डेडलाइंस भी याद रखना, सितंबर 19 से ये आपका इफेक्टिव हो चुका है। यहाँ पर हमारे पास में जो पेनल्टी रिव्यू रिक्वेस्ट है ये मेंबर कमिटी एक्सचेंज की या फिर डिपॉजिटरी की देखेंगे, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, एनएसडीएल, सीडीएसएल, बीएसई हो गया, राइट। तो यहाँ पर अब ये जो सर्क्यूलर है इसने 2 ट्रैक्स हमें स्प्लिट कर दिए हैं ताकि एक फेयर ट्रायल हो। जब एमसी इटसेल्फ यहाँ पर हमारा इम्पोज कर रहा है उस पेनल्टी को, तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर अगर पेनल्टी इम्पोज करती है कोई इंटरनल कमिटी या फिर यहाँ पर प्री अप्रूव्ड रेगुलेटरी पॉलिसी है तो मेंबर कमिटी इसको रिव्यू करेगी, हैंडल करेगी। अगर पेनल्टी इम्पोज खुद ही मेंबर कमिटी ने करी है तो एक न्यू इंडिपेंडेंट रिव्यू पैनल जो है वो गवर्निंग बोर्ड यहाँ पर सेटअप करेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी ये भी देख लेते हैं। तो रिक्वायरमेंट्स फॉर इंडिपेंडेंट रिव्यू पैनल, अब जहाँ पर हमारे पास में जो मेंबर कमिटी है उनका खुद का डिसीजन चैलेंज किया जा रहा है, तो रिव्यू पैनल में कौन कौन आना चाहिए। रिव्यू पैनल में एक तो आएंगे पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर्स, एक आएंगे इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल प्रोफेशनल्स जो कि मेंबर कमेटी का पार्ट नहीं है, साथ में एमआईआई स्टॉक एक्सचेंज या डिपॉजिटरी के जो कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इशू करेंगे कि किस तरीके से एक्सटर्नल रिव्यूज कंडक्ट किए जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ टाइमलाइंस की भी बात की गई है। तो रिक्वेस्ट अगर रिव्यू के लिए या वेवर के लिए डाली जाएगी तो वो 45 वर्किंग डेज के अंडर डाली जाएगी जब पेनल्टी अनाउंस की गई थी या कम्युनिकेट की गई है। डॉक्यूमेंटेशन के लिए बोला गया है कि जो अपील है वो यहाँ पर कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ होनी चाहिए, और अगर रिक्वेस्ट आपने 45 डेज के बाद में फाइल की या बिना एविडेंस के तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
साथ में अगर आप डिससेटिस्फाइड हो जो भी रिव्यू यहाँ पर पैनल ने जो भी डिसीजन लिया रिव्यू पैनल ने, तो आप कहाँ जाओगे? सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास में जाओगे, ठीक है, या फिर अप्रोप्रिएट लीगल अथॉरिटीज जो भी यहाँ पर रहेंगी। याद रहेगा इतना? अच्छा, इसके अलावा ना जनवरी 10 2025 में एक और आपका सर्कुलर आया था जिसमें कि वेवर या रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट की बात की गई थी। तो इन्होंने बोला था कि इंटरेस्ट वेवर आपका तभी यहाँ पर रिक्वेस्ट किया जा सकता है जब प्रिंसिपल पेनल्टी अमाउंट जो है वो आपने फुल्ली पे कर दी है। साथ में आपको जेन्युइन हार्डशिप की भाई आपके पास नहीं है उतना पैसा जितनी पेनल्टी लगाई गई है, या सर्कमस्टांसेस आपके कंट्रोल में नहीं है। और डिसीजन अथॉरिटी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ठीक है, अगर इंटरेस्ट अमाउंट्स यहाँ पर 2 करोड़ से कम की हैं और होल टाइम मेंबर्स अगर इंटरेस्ट अमाउंट्स आपकी 2 करोड़ से ज्यादा की हैं, ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर याद रखने होंगे। नेक्स्ट जाते हैं, अंडर द जुलाई 2025 सर्कुलर रिगार्डिंग फिजिकल शेयर्स हु इज रिक्वायर्ड टू पब्लिसाइज द ओपनिंग ऑफ स्पेशल विंडो ऑन अ बाई मंथली बेसिस। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि भाई कौन बताएगा कि आपकी विंडो जो है वो खोली गई है? सेबी, डिपॉजिटरीज, लिस्टेड कंपनीज, आरटीए, स्टॉक एक्सचेंज, एएमएफआई या मर्चेंट बैंकर्स। तो यहाँ पर हमारे पास में 3 एंटिटीज हैं जिनको ओपनिंग बतानी है। लिस्टेड कंपनीज को बतानी है, रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट्स को बतानी है, और स्टॉक एक्सचेंजेस को बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर इंश्योर करना है कि जो लोगों ने 2019 वाली अपनी डेडलाइन को मिस कर दिया था, तो वो लोग अब यहाँ पर अपना क्या कर सकते हैं? फिजिकल शेयर्स को कन्वर्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन आपको प्रिंट मीडिया दैट इज न्यूज़पेपर, एडवर्टीजमेंट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करना है। आरटीए और लिस्टेड कंपनीज को फर्दर यहाँ पर मंथली रिपोर्ट सेबी को सबमिट करनी रहेंगी। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जाते हैं, द मास्टर सर्कुलर issued on July 11, 2025 consolidated guidelines for which of the following issuers। तो यहाँ पर ना कुछ आपके की मास्टर सर्कुलर्स आए थे, जैसे सेबी ने पूरे सर्कुलर्स अलग अलग बहुत सारे सर्कुलर्स को एक में मिलाकर एक मास्टर सर्कुलर निकाला था, सेम सेबी ने भी किया आरबीआई की जैसे ही। तो ये पूछे हैं वो कौन से इश्यूअर्स के लिए था? म्यूचुअल फंड्स, alternate investment funds, non-convertible securities, securitized debt instruments and commercial papers, REITs और portfolio managers। तो सेबी ने ना यहाँ पर मास्टर सर्कुलर्स निकाले थे। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला था कि कुछ हमारे पास में एरियाज हैं जिनमें कि ये मास्टर सर्कुलर्स निकाले गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में कौन से वाले इसके लिए निकले हैं ये आपको मैं बता देती हूँ। 4 तरह के सर्कुलर्स आपके लिए निकले थे। सबसे पहले आते हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लिए। तो यहाँ इन्होंने बताया कि किस तरीके से फॉर्मेशन, लिस्टिंग, कंप्लायंस होगा इनविट्स का। एक सेकेंड हाँ, इनविट्स का यहाँ पर किस तरीके से काम होगा। तो अपॉइंटमेंट हमारे मर्चेंट बैंकर्स की, प्रोसीजर्स क्या रहेगा, ऑफर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहेंगे, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। रेट्स के लिए आया था डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, गवर्नेंस नॉर्म्स एंड राइट्स ऑफ यूनिट्स होल्डर्स। फिर आया था एक लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, जिसमें कि इन्होंने नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट और कमर्शियल पेपर्स की बात की थी, जिसमें फाइनेंशियल रिजल्ट्स को किस तरीके से यहाँ पर टाइमलाइन फॉर्मेट्स होने चाहिए, रिपोर्टिंग क्वार्टरली, एनुअली किस तरह से करोगे, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस और इवेंट बेस्ड डिस्क्लोजर्स की बात की थी। अलॉन्ग विद दैट एक आया था क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज और ईएसजी रेटिंग से रिलेटेड, जिसमें कि इन्होंने कंसोलिडेटेड कोड ऑफ कंडक्ट बताया, रेटिंग सिंबल्स, ट्रांसपेरेंसी स्टैंडर्ड्स की बात की। अलॉन्ग विद दैट एक यूनिफाइड यहाँ पर फ्रेमवर्क लेकर आए थे ईएसजी रेटिंग प्रोवाइडर्स के लिए, जिसमें कि क्या मेथड उन्हें यूज करना है और एनवायरमेंटल एंड सोशल स्कोर्स की किस तरीके से उस पर फोकस करना होगा, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हमारे सितंबर के सर्कुलर्स में। So the circular dated September 19, 2025 regarding the framework on social stock exchange was issued following amendments to which regulations। तो यहाँ पर अब आपको बताना है कि हमारे पास में ये जो सर्कुलर आया था इसमें कौन से आपके सर्कुलर में अमेंडमेंट्स हुए हैं। आईसीडीआर रेगुलेशंस, एलओडीआर, आईसीडीआर एंड एलओडीआर बोथ, एआईएफ और म्यूचुअल फंड्स।
तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि हमारे लिए जो फ्रेमवर्क था वो था एससेबी का आईसीडीआर और एलओडीआर रेगुलेशन, जिसमें चेंजेस आए थे, दोनों सर्कुलर्स में यहाँ पर चेंजेस आए थे। तो ये इन्होंने बोला कि जो एसएससी है वो हमारे लिए ज्यादा एक्सेसिबल होनी चाहिए, जितनी भी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज हैं, और ज्यादा ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए इन्वेस्टर्स के लिए। तो कुछ हमारे यहाँ पर चेंजेस आए थे, उन चेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जितने भी एनपीओज हैं वो इंडिया में एक चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह रजिस्टर किए जाएंगे, या फिर एक सेक्शन 8 कंपनी के नाम से। ये मैंने आपको करंट अफेयर्स में भी पढ़ाया है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं इन सारे सर्कुलर्स को। एनपीओ में एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका एटलीस्ट 12 महीने का होना चाहिए जब आप इस रजिस्ट्रेशन यहाँ पर एसएससी के साथ में रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो। और सर्कुलर ने बोला है कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है एंटिटी के पास सोशल इम्पैक्ट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से रिलेटेड, उसका भी ट्रैक रिकॉर्ड रखना होगा। और लोअर इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड की बात की गई है ताकि रिटेल पार्टिसिपेशन हो। इन्होंने बोला है कि जो मिनिमम एप्लीकेशन साइज है 0 कूपन 0 प्रिंसिपल बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, वो 1000 रुपीज तक हो सकता है, जो पहले 10,000 रुपीज तक था। साथ में एनपीओस को बोला गया है कि अब वो डिटेल्ड एनुअल डिस्क्लोजर्स करेंगे। कब करेंगे? 60 दिन के अंदर अंदर, जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा। और यहाँ पर लीगल नेम, हेडक्वार्टर, विजन क्या है, मिशन क्या है, स्केल ऑफ ऑपरेशंस क्या है, वॉलंटियर्स की स्ट्रेंथ क्या है, गवर्नेंस किस तरह से हो रही है उसकी, ये गवर्निंग बॉडी की डिटेल्स, यहाँ पर जो की मैनेजरियल पर्सनल्स हैं उनके रेन्यूमरेशंस, मीटिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, इनकम, एक्सपेंडिचर और ऑडिट रिपोर्ट्स का डिटेल्ड ब्रेकडाउन किया जाएगा। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर मैंडेटरी एनुअल इम्पैक्ट रिपोर्ट आएगी, जिसमें कि सभी सोशल एंटरप्राइजेस आपकी, चाहे वो एनपीओ हो चाहे वो फॉर प्रॉफिट हो, वो फंड्स रेज करेंगी अपने सोशल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, और ये एक ड्यूली असेस्ड फाइनेंशियल एनुअल इम्पैक्ट रिपोर्ट को सबमिट करेंगी। जो आपकी टाइमलाइन होगी वो क्या है? अक्टूबर 31 में एनुअल इम्पैक्ट रिपोर्ट यहाँ पर सबमिट की जाएगी, या जो भी इनकम टैक्स फाइलिंग की डेडलाइन रहेगी। सोशल ऑडिट में इन्होंने बोला है कि रिपोर्ट को असेस किया जाएगा सोशल इम्पैक्ट असेसर्स के थ्रू, तो इंश्योर करेंगे कि जो फंड्स हैं वो एक्चुअली हमने स्टेटेड सोशल कॉज में यूज किए हैं। नेक्स्ट जाते हैं, which entities are the primary focus of the SEBI circular issued on September 19, 2025? तो फिनटेक स्टार्टअप, सोशल एंटरप्राइज एंड सोशल इम्पैक्ट फंड्स, लार्ज कैप कंपनीज, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। देखो सितंबर 19 में हमारे पास में एक तो आया था आपका ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज वाला फ्रेमवर्क, एक आया था स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। तो हमारे पास में इसके लिए आंसर जो है आई थिंक बी हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर हमने अभी एसएससी वाला तो पूरा पढ़ लिया कि किस तरीके से चीजें हैं। नेक्स्ट हमारे पास में स्मूथ ट्रांसमिशन जो हो रहा है सिक्योरिटीज का, उसमें भी इन्होंने जो थोड़े बहुत चेंजेस लेकर आए थे, जैसे कि नॉमिनी को हम यहाँ पर रॉन्गली टैक्स नहीं करेंगे। नॉमिनी को ऐसा नहीं है कि आपने ओनर समझकर टैक्स लगा दिया, या फिर जब वो ट्रस्टी हैं, ठीक है, तो वो सिर्फ एक ट्रस्टी की तरह ही माने जाएंगे जब उनके नाम पर इन शेयर्स को ट्रांसफर किया जा रहा है। ये याद रखना है। अलॉन्ग विद दैट रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट्स जो हैं, अब यहाँ पर हमारे पास में कुछ एंटिटीज होती हैं जैसे कैम हो गया, एनएसडीएल, सीडीएसएल, तो ये हमारे प्राइमरी इम्प्लीमेंटर्स रहेंगे। इनको अपने सिस्टम को यहाँ पर अपडेट करना है ताकि ट्रांसमिशन टू लीगल आयर्स कोड, टीएलएच कोड भी इसे बोलते हैं, ट्रांसमिशन टू लीगल आयर्स, ठीक है, उसमें हम रिपोर्ट करेंगे टू द टैक्स डिपार्टमेंट। कंपनीज जिनकी सिक्योरिटीज यहाँ पर ट्रांसफर हो रही हैं वो यहाँ पर लिस्टेड इश्यूअर्स की तरह काम करेंगे। चलिए, जनवरी 1 2026 से ये आपका इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। कौन सा वाला? जो हमारे पास स्मूथ ट्रांसमिशन हो रहा है सिक्योरिटीज का। सेबी एलओडीआर थर्ड अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2025, ये पूछ रहे हैं ये आपका कौन से उस मंथ में नोटिफाई किया गया था? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। देखो ये आया था सितंबर 8 2025 में,
तो यहाँ पर इन्होंने क्या बात की गई कि टोटल डीमटेरियलाइजेशन करना है और स्ट्रेंथन करना है सोशल स्टॉक एक्सचेंज फ्रेमवर्क को। तो सबसे पहले तो मैंडेटरी डीमैट की बात की गई है कॉर्पोरेट एक्शंस के लिए। तो एक सिक्योरिटी, यहाँ पर कोई भी ऐसी सिक्योरिटी जिसको हमने स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के अंडर इशू किया है, सब डिवीजन स्प्लिट या कंसोलिडेशन यहाँ पर इशू किया जाएगा स्ट्रिक्टली डीमैट फॉर्म में। साथ में इन्वेस्टर सेफ्टी देखी जाएगी। तो अगर एक इन्वेस्टर के पास में डीमैट अकाउंट नहीं है तो कंपनी को बोला जाएगा कि एक सेपरेट डीमैट अकाउंट ओपन किया जाए। एसेंशियली वो आपका एक सस्पेंस अकाउंट हो सकता है, ताकि इन शेयर्स को आप तब तक होल्ड कर रखो जब तक कि इन्वेस्टर्स डीमैट डिटेल्स नहीं प्रोवाइड कर देते। ठीक है, यहाँ पर जो रिस्क है फ्रॉड का और लॉस का, वो न्यू फिजिकल सर्टिफिकेट्स के साथ में हमारे पास में पहले रहता था, अब वो नहीं रहेगा। एज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारे पास ये सर्टिफिकेट्स रहेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखना, जो एनुअल इम्पैक्ट रिपोर्ट्स की बात की गई थी ना सोशल स्टॉक एक्सचेंज वाले में, उसमें ये भी बोला गया था कि एटलीस्ट 67% या 2/3 हमारे जो प्रोग्राम एक्सपेंडिचर हैं वो मेजरेबल सोशल इम्पैक्ट के अंदर आने चाहिए। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पर बोला गया था कि एनपीओ जो हैं वो बिना फंड्स रेस करे 2 साल तक रजिस्टर्ड रह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जाते हैं। अच्छा एक चीज याद और रखना, जो कंपनीज यहाँ पर मॉनेटरी पेनल्टीज ठीक है डिस्क्लोज कर रही हैं, वो उनको 24 घंटे के अंदर अंदर करनी होंगी अगर 1 लाख रुपीज से ज्यादा की हैं और 10 लाख से ज्यादा की हैं हमारे जुडिशियल बॉडी से। तो सेक्टोरल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अगर 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगी, मान लो आरबीआई ने लगाई है ना, और बैंक के ऊपर लगी है, तो उन्हें 24 घंटे के अंदर अंदर डिस्क्लोज करना होता है। और मान लो कोर्ट ने लगाई है, तो ऐसे में 10 लाख रुपए तक की है तो इन्हें 24 घंटे में इसको डिस्क्लोज करना होगा। याद रहेगा इतना। ये 67% एक्सपेंडिचर जो है वो मेजरेबल सोशल इम्पैक्ट के अंदर आना चाहिए, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एज पर द सेप्टेम्बर 2025 SSC framework, the zero coupon zero principal instrument is specifically designed for। तो हमने अभी इसके बारे में पढ़ा था, प्रॉफिट मेकिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जिनको यहाँ पर फंड रेज करने हैं सोशल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड। तो ये इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला है कि एनपीओस के लिए हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज के साथ में, और यहाँ पर कोई भी फाइनेंशियल रिटर्न्स नहीं दिए जाएंगे। तो जीरो कूपन मिलेगा आपको, कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट्स नहीं की जाएंगी, और ना ही यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो रीपे की जाएगी। नेचर इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो ये इफेक्टिवली एक लिस्टेड डोनेशन है। इन्वेस्टर्स इन इंस्ट्रूमेंट्स को बाय करेंगे ताकि फंड करें स्पेसिफिक सोशल कॉजेस को, रिटर्न जो है वो सोशल इम्पैक्ट जो जनरेट किया गया है वो रहेगा। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर ये इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा एक्सेसिबल रहे इंस्ट्रूमेंट्स, इनके लिए जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है वो पहले 10,000 रुपए थी, अब 1,000 रुपीज कर दी गई है। और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये डीमैट फॉर्म में ही हो सकते हैं। ठीक है, साथ में 67% का आपको रूल पता ही है, 67% इम्पैक्ट रूल किस तरीके से रहेगा। नेक्स्ट जाते हैं, इन कंटेक्स्ट ऑफ द एसएससी फ्रेमवर्क व्हिच बॉडी रिकमेंड्स द अमेंडमेंट्स टू सेबी। तो यहाँ पर हमारे पास में जो सेबी को चेंजेस करने हैं वो कौन सी बॉडी यहाँ पर रिकमेंड करेगी। तो एसएससी के लिए यहाँ पर सोशल स्टॉक एक्सचेंज एडवाइजरी कमिटी जो है, ठीक है, ये बताती है कि क्या चेंजेस रहेंगे। तो सर्कुलर इशू किया गया था सितंबर 19 में। तो यहाँ पर एसएससी एसी का रोल क्या है, ये एक स्पेशलाइज्ड कमिटी होगी जिसको सेबी ने कॉन्स्टिट्यूट किया है ताकि ये प्राइमरी ब्रेन की तरह काम करे। ठीक है, दिमाग की तरह काम करेगी। हमारे यहाँ पर प्राइमरी ब्रेन ट्रस्ट भी बोल सकते हैं हमारे पास में। ठीक है, तो ये किसके लिए काम कर रही है, ये यहाँ पर हमारे सोशल फाइनेंस इकोसिस्टम में काम करेगी, जिसमें कि सेबी को ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमारा सोशल एंटरप्राइजेस और इंटरमीडिएरीज का कैसा होना चाहिए उस पर एडवाइस करती है, रिकमेंड करती है क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए सोशल ऑडिट के लिए। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर जो हमारी एनुअल इम्पैक्ट रिपोर्ट बनेगी ना, उसमें हमारे सोशल ऑडिट्स के लिए साथ में
ठीक है। इन दोनों के लिए स्टैंडर्ड्स भी हमें एसएससी एसी बताएगी, रिकमेंड करेगी, सेबी को आइडेंटिफाई करेगी वेस्ट किस तरीके से जो फंड रेजिंग है वो आसान हो जाए एनपीओस के लिए। जो कमिटी है ये गैप्स और आइडियाज ढूंढती है कि भाई क्या क्या यहाँ पर है। तो जो देन जेडपी वाला आपके लिए इंस्ट्रूमेंट था जिसमें कि 1000 रुपीज का ये लोग लेकर आए हैं, वो भी किसने दिया है, वो भी इन्होंने ही दिया था। अलोंग विद दैट यहाँ पर रिकमेंडेशंस जो है वो एक कंसल्टेशन पेपर के थ्रू से भी आपको देती है, फिर बोर्ड का अप्रूवल मिलता है और अमेंडमेंट्स को नोटिफाई कर दिया जाता है। अगर हम अभी की बात करें तो यहाँ पर डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम फाउंडर हैं ग्राम के, ठीक है। और कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो कि आपके बेसिकली इस कमिटी को फॉर्म कर रहे होते हैं। इसमें एमडी एंड सीईओ एनएससी के भी आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट जाते हैं। The September 2025 circular on social stock exchange mandates that social impact assessment organization must be registered with SEBI, registered with RBI, empaneled with the stock exchange, registered with MCA और रजिस्टर्ड विद AMFI। तो यहाँ पर बताना है कि जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, उस पर जो सर्कुलर आया था उसमें उन्होंने बोला है कि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट ऑर्गेनाइजेशंस किसके साथ में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो ये बोलते हैं कि देखो हमारे पास में इसके लिए कुछ की रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, जिसमें सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि इनको हम 3 साल के लिए लेकर आए हैं, ठीक है। देखो मैं आपको पूरा बता देती हूँ। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें कम से कम 2 फुल टाइम सोशल इम्पैक्ट असेसर्स होने चाहिए ऑन इट्स पेरोल। अब ये जो असेसर्स हैं दोनों, इनके पास मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट कंडक्ट करने में। साथ में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में एम्पैनल्ड होनी चाहिए, जो कि कुछ ऐसी बॉडीज जैसे आपके पास में आईसीएआई हो गया, आईसीएसआई हो गया, आईसीएमएआई हो गया, ठीक है, इनके साथ में रजिस्टर्ड है। और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट यहाँ पर रिपोर्ट साइन की जाती है सोशल इम्पैक्ट असेसर्स के थ्रू, ये जो 2 लोग हैं, और हमें यहाँ पर फाइल वैलिड होती है ताकि फाइल कर पाए एक्सचेंज के साथ में। तो एक फॉर्मल एसआईएओ जो है, ठीक है, उसमें क्या डिफरेंस होता है। अगर एक सोशल एंटरप्राइज के पास सक्सेसफुली उसने फंड रेज कर लिए एसएससी के थ्रू, तो एनुअल इम्पैक्ट रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर स्ट्रिक्टली असेस और वेरीफाई की जाती है एम्पैनल्ड एसआईएओ के थ्रू। अगर कोई नॉन लिस्टेड रजिस्टर्ड ओनली एंटिटी है तो एनपीओ जो कि रजिस्टर किए गए हैं लेकिन उन्होंने फंड्स रेज नहीं किए, ये एक सेल्फ सर्टिफाइड एआईआर सबमिट करते हैं जो कि अलाउ की जाती है फॉर द फर्स्ट 2 इयर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको इतनी सारी चीजें जो है वो याद रखनी है। अलॉन्ग विद दैट आपको ये याद रखना है कि सेबी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हमें इनको यहाँ पर रजिस्टर करना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जाते हैं। What was the effective date of SEBI LODR Third Amendment Regulations 2025? तो यहाँ पर पहला बोल रहे हैं जब इसका पब्लिकेशन हुआ था ऑफिशियल गैजेट में 1 अगस्त 2026, जनवरी 1 2026, इमीडिएट इफेक्ट फ्रॉम द सर्कुलर डेट और अक्टूबर 1। तो ये आपको याद करना है कि ऑफिशियली जो है इनफोर्स आपकी अपनी डेट ऑफ पब्लिकेशन के साथ साथ ही आ गई थी, ठीक है। इतना याद रहेगा, बाकी इसमें बाकी चीजें हम जो है वो अभी तक याद कर चुके हैं। आई थिंक वो आपके लिए क्लियर रहेंगी। अब आ जाते हैं हमारे पार्ट 3 में, जब हम अक्टूबर 2025 के सर्कुलर्स डिस्कस करने वाले हैं। So with SEBI circular dated October 13, 2025 deals with related party transactions। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं ये मैं आपको कॉमर्स में भी और साथ में आपके फाइनेंस में भी समझा चुकी हूँ। तो अब आपको पूछा गया कि कौन से सर्कुलर में इसकी बात की गई थी। तो यहाँ पर डिस्क्लोजर ऑफ डिफॉल्ट है, मिनिमम इंफॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड टू द ऑडिट कमिटी एंड शेयर होल्डर्स, इसी में इसकी बात की गई थी। ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में मिनिमम इंफॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड टू द ऑडिट कमिटी एंड शेयर होल्डर्स फॉर अप्रूवल ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स, इस तरीके से एक सर्कुलर आया था जिसमें कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए इसको लेकर आए थे और टीयर्ड डिस्क्लोजर्स की बात की गई थी, ठीक है।
तो यहाँ पर इन्होंने बोला था कि अब हम वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच से थोड़ा दूर जा रहे हैं। अब हम यहाँ पर क्लियर डिस्क्लोजर्स रखेंगे। तो कैटेगराइज किया इन्होंने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स को 3 बकेट्स में। तो वो इनकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग थी, ट्रांजेक्शन वैल्यू, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स और आपके की एक्शंस देख लेते हैं क्या-क्या रहेंगे। ठीक है, इस टेबल से आपको याद हो जाएगा। तो अप टू 1 करोड़ रुपीस 1 सीआर तक यहाँ पर ये होली एग्जाम्प्टेड है, आपको डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स नहीं फाइल करनी। तो कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर सबमिट नहीं की जाएगी। लेकिन अगर 1 करोड़ से लेकर मॉडरेट थ्रेशोल्ड तक आपके ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो सिंप्लीफाइड डिस्क्लोजर होगा, जिसमें कि कंपनी जो है वो बेसिक डिटेल्स देंगे एज पर एनेक्स्चर 13A। फुल डिस्क्लोजर कब करना है? फुल डिस्क्लोजर करना है अगर मॉडरेट थ्रेशोल्ड से आप ऊपर जाते हो और आपको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ऑन मिनिमम इंफॉर्मेशन के ऊपर यहाँ पर कंप्लाई करना होगा, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स ऑन मिनिमम कंप्लायंस। अब आप सोच रहे होंगे ये मॉडरेट थ्रेशोल्ड क्या है? 1 करोड़ तक तो समझ में आ रहा था, 1 करोड़ से मॉडरेट थ्रेशोल्ड की क्या बात हो रही है? तो ये हमारे पास में क्या होता है, लोअर ऑफ दोनों में से जो भी कम है, किस किस में से, या तो एनुअल कंसोलिडेटेड आपका टर्नओवर का 1% या फिर 10 करोड़ रुपीस। ठीक है, ये होता है मॉडरेट थ्रेशोल्ड। इन दोनों में जो भी कम रहेगा वो आपका यहाँ पर मॉडरेट थ्रेशोल्ड के अंडर आता है। अब ये बोल रहे हैं कि अगर मॉडरेट वैल्यू ट्रांजेक्शन हुए तो सर्कुलर में रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर आइटम्स केवल 9 कोर पॉइंट्स पर रहेंगे, जैसे कि नेम क्या है पार्टी का, नेचर क्या है रिलेशनशिप का, टेन्योर क्या है, वैल्यू क्या है। और साथ में इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स की जो बात की गई है, इवन स्मॉल ट्रांजेक्शंस में मैसिव डॉक्यूमेंटेशन हमें पहले करनी पड़ रही थी, अब यहाँ पर लेवल ऑफ स्क्रूटनी प्रोपोर्शनल रहेगी कि कितना पोटेंशियल रिस्क है ट्रांजेक्शन के साथ में। इफेक्टिव कब से है ये? अक्टूबर 13 2025 से इफेक्टिव है। और जितने भी न्यू रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं एज वेल एज अगर पुराने वाले में कोई मॉडिफिकेशन करोगे तो वो आपको यहाँ पर इन्फॉर्म करने रहेंगे। ऑडिट कमेटी प्रोसेसिंग की बात करें तो वेरी स्मॉल ट्रांजेक्शंस यहाँ पर अगर हो रहे हैं 1 करोड़ से कम कम के, तो यहाँ पर आपके या फिर सिंप्लीफाइंग मॉडरेट वंस है 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के। तो सर्कुलर में बोला गया है कि जो ऑडिट कमेटी है वो अपने टाइम और रिसोर्सेज के ऊपर फोकस करते हुए हाई वैल्यू हाई रिस्क ट्रांजेक्शंस पर फोकस कर सकती है। ठीक है, तो मॉडरेट आरपीटी ट्रांजेक्शंस में आपके पास में बात की गई है एनेक्सर 13A की। तो यहाँ पर टाइप, मटेरियल टर्म्स, मटेरियल आपका कॉमर्स में क्या हो रहा था, सिग्निफिकेंट, राइट। पर्टिकुलर्स क्या है ट्रांजेक्शन के, टेन्योर, टोटल वैल्यू क्या है, परसेंटेज कंपनी के एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर की कितनी रहेगी, जस्टिफिकेशन यहाँ पर, और अगर कोई लोन या इन्वेस्टमेंट है तो सोर्स ऑफ फंड क्या रहे थे, ये सब आपको इन्फॉर्म करना होगा। So, the October 2025 circular based on related party transactions aims to enhance the speed of transaction processing, the liquidity of the stock, transparency and informed decision making by the shareholders, the tax efficiency of the transaction, the profitability of related party. क्या आंसर होना चाहिए इसका? तो देखो ये यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जो है क्या लेकर आना चाह रहे थे, अलोंग विद दैट यहाँ पर ये जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है उन्हें कम करना चाह रहे थे, है ना। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी होगी एंड ऑडिट कमिटी और शेयर होल्डर्स जो है वो इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। नेक्स्ट जाते हैं, SEBI issued a master circular on October 15, 2025. This circular pertains to the issue and listing of। तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें बोल रखी हैं, यहाँ पर आपको बोल रखी हैं इक्विटी शेयर्स, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज एंड सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूचुअल फंड यूनिट, आईडीआरस एंड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। सो इसका आंसर आपका नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज एंड सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट्स हो जाएगा। देखो हमारे पास ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीजें लेकर आए हैं लोग, तो एक एक कर हम सारा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर इन्होंने जो लिस्टिंग टाइम लाइन है, ठीक है, T+3 की, उसको रिड्यूस किया। तो सर्कुलर ने फॉर्मलाइज किया है कि भाई रिडक्शन होगा लिस्टिंग टाइमलाइन हमारी डेट सिक्योरिटीज के लिए। तो पहले ये जो टाइम था वो T+6 डेज था,
अब कर दिया है T+3 किसके लिए, जो भी हमारी डेट सिक्योरिटीज हैं उनकी लिस्टिंग का। अलॉन्ग विद दैट 3-in-1 अकाउंट फैसिलिटी, तो एप्लीकेशन प्रोसेस जो है इन्वेस्टर्स अब यहाँ पर लिंक्ड ऑनलाइन ट्रेडिंग, डीमैट और बैंक अकाउंट्स जो हैं वो यूज कर कर अपनी बिड और एप्लीकेशन फॉर्म्स को सबमिट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बुक प्रोवाइडर थ्रेशोल्ड्स दिए गए हैं, तो प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए सर्कुलर ने न्यू स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड निकाले हैं एंकर इन्वेस्टर्स के लिए, जो उनकी क्रेडिट रेटिंग इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग रहेंगे। और लेटेस्ट फॉर्मेट दिए गए हैं ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट्स के लिए, जो कि यहाँ पर डिबेंचर ट्रस्टी और प्लेसमेंट मेमोरेंडम प्राइवेट प्लेसमेंट्स के लिए देंगे। तो हमारे पास में यहाँ पर ठीक है, पहले क्या था, पहले था कि भाई T+6 डेज लगेंगे, अब बोला है कि नहीं T+3 वर्किंग डेज में ही आपके पास में यहाँ पर लिस्टिंग की जा सकती है डेट सिक्योरिटीज की, और बिडिंग मोड में आप 3-in-1 अकाउंट फैसिलिटी यूज कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर सिंगल कंसोलिडेटेड डॉक्यूमेंट आपके लिए रहेगी, डॉक्यूमेंट सर्च करने वाला प्रॉब्लम जो है वो हटा दिया गया है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं under the October 13, 2025 circular, if a transaction is material related party transaction whose approval is mandatory, तो अब आपको बताना है यहाँ पर कि अगर कोई भी मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हुआ है, सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में आपके लिए यहाँ पर क्या आपका ठीक है अप्रूवल किसका लेना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, ऑडिट कमिटी का, शेयर होल्डर्स का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से, शेयर होल्डर्स का स्पेशल रेजोल्यूशन से, या फिर सेबी का। तो यहाँ पर हमने अभी देखा था कि हमारे पास में हमें जो शेयर होल्डर्स हैं ठीक है, इनका किसी भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू क्या लेना पड़ेगा, अपना एक यहाँ पर अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। मिनिमम इंफॉर्मेशन सर्क्यूलर requires the justification of the RPT to include, फर्स्ट ऑप्शन है why the transaction is in the interest of company, तो इसका आंसर ना ए ही होगा कि भाई ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं ये क्यों यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं। तो एक बार इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जस्टिफिकेशन दिया जाएगा आरपीटी के लिए, उसमें हमें बताना होगा कि एक बेसिकली बिजनेस रैशनैलिटी देना है हमें कि कंपनी की बिजनेस स्ट्रैटेजी के साथ में कैसे अलाइन कर रहा है, यहाँ पर किस तरीके से जो ट्रांजेक्शन है वो कंपनी को बेनिफिट देगा, कॉस्ट सेविंग, टेक्नोलॉजी मिल रही है, सिनर्जी हो रही है, ना कि यहाँ पर केवल जो रिलेटेड पार्टी को ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। आर्म लेंथ बिजनेस बेसिस पर होना चाहिए, तो ये एक यहाँ पर जो हमारे प्राइसेस रखने होते हैं ना वो आर्म लेंथ कर ऐसे 2-3 तरह के होते हैं। तो आर्म्स लेंथ बेसिस इतना याद कर लो, ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आर्म्स लेंथ बेसिस को फॉलो कर कर ही आपको रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन यहाँ पर करने रहेंगे। तो कंपनी क्यों कंसिडर कर रही है कि जो ट्रांजेक्शन हैं वो ऑन टर्म्स एंड इक्विवेलेंट टू दोज हु प्रिवेल इन अ डील विद एन अनरिलेटेड पार्टी, मतलब अगर आप किसी कस्टमर को दे रहे होते किसी रिलेटेड पार्टी की जगह, तो भी आपका ये सेम प्राइस क्यों होता, आपको ऐसा क्यों लगता है। अलॉन्ग विद दैट हमें कंपेयर करना है विद अनरिलेटेड पार्टीज, यहाँ पर सिमिलर ट्रांजेक्शन्स किस अमाउंट में हुए हैं, ऑल्टरनेट ऑप्शन आपके पास क्या था या नहीं था, वैल्यूएशन रिपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, और एडिशनल डिस्क्लोजर में आपको फाइनेंशियल इम्पैक्ट बताना होगा इसका क्या होगा, जो भी कॉन्वेनेंट्स हैं वो बताने हैं, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर है तो वो भी आपको बतानी रहेगी। ठीक है, in the October 2025 Master Circular for Non-Convertible Securities, security receipts refer to instruments issued under which act? तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं सेबी एक्ट, सरफाइजी एक्ट, कंपनीज एक्ट, आरबीआई एक्ट, और यहाँ पर सिक्योरिटीज आपका एससीआरए एक्ट जो है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा इसके अंदर, देखो यहाँ आ जाएगा आपका सिक्योरिटी रिसिप्ट्स जो है ठीक है, इनके लिए आपका सरफाइजी एक्ट जो है उसमें आपको बताया गया है सारा चीजें। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं एआरसीज जिनको हम शॉर्ट में बोलते हैं अंडर सरफाइजी एक्ट। तो अगर हम बात करें यहाँ पर इन्होंने बोला है कि सरफाइजी एक्ट के अंडर जो भी हमारे पास सिक्योरिटी रिसिप्ट को इशू किया गया है वो एक अनडिवाइडेड राइट या इंटरेस्ट दिखाती है फाइनेंशियल एसेट जो उसको किसी भी आपकी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने अक्वायर किया है। नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज को हम गवर्न करते हैं बाय सेबी का इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2021।
सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर गवर्न किए जाते हैं अगेन फ्रॉम द सेबी इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड सिक्योरिटी रिसिप्ट रेगुलेशन। कमर्शियल पेपर्स को इशू किया जाता है आरबीआई की जो गाइडलाइंस हैं और रेगुलेट किया जाता है बाय द लिस्टिंग फ्रॉम सेबी। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में सेबी ने एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क दिया है कि किस तरीके से इशू एंड लिस्टिंग की जाएगी अपने इंस्ट्रूमेंट्स की, और इंश्योर किया गया है कि जो सिक्योरिटी रिसिप्ट हमारे एआरसीज इशू करते हैं वो सरफाइजी एक्ट में अगर हैं तो स्पेसिफिक डिस्क्लोजर्स और लिस्टिंग स्टैंडर्ड्स उनको मीट करने होंगे अगर उनको हम रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। चलो तो अब यहाँ पर आ जाते हैं, हमारे पास में अगेन सेम आंसर रहेगा इसका, सरफाइजी एक्ट 2002 के अंडर ये आपका आता है। अच्छा, कुछ हमारे पास में इंफॉर्मेशन जो दी गई है वो हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि सबसे पहले तो जो पब्लिक इशू हो रहा है टाइमलाइन यहाँ पर आपकी T+3 वर्किंग डेज रहेगी, और अगर प्राइवेट प्लेसमेंट्स करनी है तो इशुअर्स को एनकरेज किया गया है कि वो एक एक्सीलरेटेड टाइमलाइन यहाँ पर फॉलो करें, अडियर करें, जिसमें कि लिस्टिंग जो है वो शॉर्टली यहाँ पर तभी हो जाएगी जैसे ही अलॉटमेंट हुआ है सिक्योरिटीज का। ठीक है, साथ में सिक्योरिटी रिसिप्ट होल्डर जो है उनको इन्फॉर्म किया जाएगा अबाउट द नेट एसेट वैल्यू ऑफ द रिसिप्ट्स, और ये हाफ ईयरली बेसिस पर होगा या तो फिर एनुअल बेसिस पर होगा डिपेंडिंग की क्या स्पेसिफिक टर्म्स हमारी स्कीम में है। ऑल्सो यहाँ पर डिस्क्लोजर जो किया जा रहा है वो रेजोल्यूशन स्टेटस का किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी अंडरलाइंग एसेट्स है उनका रेजोल्यूशन स्टेटस कैसा है, क्या ये जो रिकवरी है ये ऑन ट्रैक है या फिर नहीं है, और अगर कोई डिफॉल्ट है या डिलेज हो रहे हैं रेजोल्यूशन प्लान में, आरपी जिसको हम बोलते हैं, है ना, 180 दिन का आपको एक रेजोल्यूशन प्लान दिया जाता है, अगर थोड़ा एक्सटेंशन होगा तो 365 डेज तक मैक्सिमम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, कर एक रेजोल्यूशन प्लान होता है सरफाइजी एक्ट में। तो ये बोल रहे हैं कि अगर वो रेजोल्यूशन प्लान में भी कोई डिले आ रहा है तो वो भी बताया जाता है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर इंटीग्रेटेड फाइलिंग रहेगी, तो जो गवर्नेंस रिपोर्ट है उसमें बोला गया है कि डिस्क्लोजर किया जाएगा अगर कोई भी चेंजेस एआरसी के मैनेजमेंट में हो रहे हैं या जो ट्रस्ट यहाँ पर मैनेज करेगा इन सिक्योरिटी रिसिप्ट्स को। साथ में यहाँ पर अगर कोई अंडरलाइंग एसेट कैश फ्लोज जनरेट नहीं कर पा रहा है, जो कि प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज हमारे थे कि कितना इनकम यहाँ से हमें मिल सकता है, वो यहाँ पर जनरेट नहीं कर पा रहा है जब इन्हें इशू किया गया, तो ये एक मटेरियल इवेंट, एक सिग्निफिकेंट इवेंट होगा, और यूजुअली यहाँ पर 24 आवर्स का टाइम दिया जाएगा जिसमें कि इस बात को डिस्क्लोज करना होगा। ठीक है, तो मटेरियल इवेंट डिस्क्लोजर विद इन 24 आवर्स ऑफ अकरेंस करना रहेगा। याद रहेगा इतना। चलो अब आ जाते हैं नवंबर वाले सर्कुलर्स में। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि भाई नवंबर 18 2025 में सेबी ने एक अमेंडमेंट की है आपकी एलओडीआर में, दैट इज लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। तो वो कौन सी अमेंडमेंट हुई है, तो ये आपकी ना 5th अमेंडमेंट हुई है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि इन्होंने बेसिकली एक ओवरहॉलिंग की है आपके रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स के लिए, जहां पर इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोली हैं। अब इन्होंने बोला है कि भाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमें बढ़ाना है लार्ज कॉर्पोरेशंस के लिए, तो हमें ना स्ट्रिक्ट ओवरसाइट करनी होगी हमारी स्मॉलर एंटिटीज के ऊपर, तो उसको हमें थोड़ा बैलेंस भी करना होगा। तो सबसे पहले तो इन्होंने बोला कि अब हम यहाँ पर मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड्स लेकर आएंगे। देखो मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वो कितना इंपॉर्टेंट या कितना सिग्निफिकेंट है ये हम उसके अमाउंट से पता कर रहे हैं, लेकिन वो अमाउंट अब पहले क्या था, एक नंबर था, अब इसको ना हमने एक स्केल में कन्वर्ट कर दिया है। तो सबसे पहले इन्होंने बोल रखा था कि भाई 1000 करोड़ के जो यहाँ पर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनको हम मटेरियल ट्रांजेक्शन मानेंगे। अब बोल रहे हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अब हमें देखना होगा अगर 20,000 करोड़ तक का यहाँ पर ठीक है ट्रांजेक्शन हो रहा है तो 10% ऑफ एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर आपका यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में दूसरा इन्होंने बोला है कि अगर आपका टर्नओवर 20,000 करोड़ से लेकर 40,000 करोड़ तक का है तो 2,000 करोड़ प्लस 5% यहाँ पर आपका जो भी 20,000 करोड़ से ज्यादा का यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है। ऑल्सो अगर 40,000 से ज्यादा, यहाँ पर 40,000 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजेक्शन है तो इन दैट केस एक यहाँ पर सीलिंग लगेगी। कितनी की सीलिंग लगेगी, 5,000 करोड़ रुपीस की
मैक्सिमम सीलिंग जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। साथ में इन्होंने जो रिलेटेड पार्टी मैंने आपको बताया था पहले भी कि हमारे पास में जो सब्सिडरीज होती है, जॉइंट वेंचर्स होते हैं, एसोसिएट्स होते हैं कंपनी के, या फिर ठीक है, अब इन्होंने आगे बोला है कि अगर कोई की मैनेजरियल पर्सन है या फिर आपके कोई डायरेक्टर है और या फिर इनके भी कोई रिलेटिव्स है, ठीक है, तो ये भी किसके अंदर आ रहे हैं, ये भी कंपनी के रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के अंडर आएंगे। अलोंग विद दैट इन्होंने बोला है कि अब अगर सब्सिडरी लेवल ओवरसाइट भी हमें रखनी है, जिसमें कि अगर 1 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजेक्शन किसी भी सब्सिडरी के साथ में हो रहा है तो प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा ऑडिट कमिटी से। किससे लेना पड़ेगा प्रायर अप्रूवल? ऑडिट कमिटी से। यहाँ पर आपको एक प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर वैल्यू आपकी 1 करोड़ से ज्यादा की हो गई है और स्पेसिफिक टर्नओवर बेस्ड क्राइटेरिया को मीट कर रही है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर इन्होंने बोला है कि देखो शेयर होल्डर का जो अप्रूवल लगता है, शेयर होल्डर का अप्रूवल कब लगेगा? ये जो ट्रांजेक्शन्स मैंने आपको मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड्स बताया ना, यहाँ पर शेयर होल्डर का आपका अप्रूवल लगेगा, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि देखो अगर आपको शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए मटेरियल आरपीटीज में, तो ये एनुअल जनरल मीटिंग में दिया जाएगा और वैलिड कब तक रहेगा? तो एक एनुअल जनरल मीटिंग आज हुई, आज से सही 1 साल के बाद में या कुछ अराउंड यहाँ पर नेक्स्ट एजीएम होगी, तो उस एजीएम तक ये आपका जो भी अप्रूवल्स हैं वो यहाँ पर चलेंगे, ठीक है ना, वैलिड रहेंगे। तो ये सेक्शन 96 है कंपनीज एक्ट का, उसके अंडर बोला गया है। अलोंग विद दैट अगर आपको कोई भी एज अ कंपनी डिविडेंड्स पेमेंट करनी है, इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी है, तो आप ईसीएस, नेफ्ट, आरटीजीएस के थ्रू करोगे। अगर कोई भी ऐसा मोड आप कर ही नहीं पा रहे हो, कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे हो, देन ओनली आप यहाँ पर कोई चेक वगैरह साइन कर या वारंट्स दे सकते हो। ऑल्सो अगर कोई भी चेंजेस एनुअल रिपोर्ट में कंपनी के होते हैं, जब उन्होंने सबमिट कर दी, ठीक है, मैंने एक एनुअल रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट कर दी, इसके बाद में मेरी एनुअल रिपोर्ट में कोई चेंजेस है, तो इन चेंजेस के 40 आवर्स 8 आवर्स के अंदर अंदर मुझे जो चेंजेस है, न्यू जो एनुअल रिपोर्ट बनेगी वो सबमिट करनी पड़ेगी। और ये ऑफकोर्स आपका कब हो जाएंगे चेंजेस? एजीएम में ही होंगे, है ना, आपकी जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है। चलो नेक्स्ट जाते हैं। अब ये बोल रहे हैं जो 5th अमेंडमेंट हुई है आपकी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन वाले रेगुलेशन में एंड डिस्क्लोजर रेगुलेशंस, तो ये आपकी स्ट्रीमलाइन कर रही है कंप्लायंस को। तो कौन सा रेगुलेशन है? एलओडीआर का, जो कि प्राइमरी लेजिस्लेशन है फॉर लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो आपकी ऑब्लिगेशंस हुई हैं, ये रेगुलेशन, ठीक है, आपका किसके अंडर आ रही है? कौन सी रेगुलेशन है जो कि प्राइमरी वो रहेगी? ये आपकी रेगुलेशन 30 रहेगी जहां तक मुझे पता है, ठीक है। एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं। नहीं, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। सेबी के एलओडीआर रेगुलेशन 2015 के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन जो नंबर होगा ना, नंबर आई थिंक यहाँ पर आपका रेगुलेशन 23 है, ठीक है। मेन जो चेंज आ रहा है वो रेगुलेशन 23 ऑफ सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015 में आ रहा है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। ओके, ऐसे तो हमें पता ही था, आई थिंक थोड़ा क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई है फ्रेमिंग में, बट एनीवेज आपको इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, डिजिटल फर्स्ट एनुअल रिपोर्ट्स जो है वो भी प्रोवाइड करनी है। तो कंपनीज जिनके पास में लिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज हैं, अब उनको फिजिकल या फिर यहाँ पर सॉफ्ट कॉपीज जो है फुल में एनुअल रिपोर्ट अपने शेयर होल्डर्स को नहीं प्रोवाइड करनी। ये क्या करेंगे, एक लेटर दे देंगे, ठीक है, और लेटर में एक वेब लिंक दे दो या फिर एक क्यूआर कोड लगा कर दे दो, और उस क्यूआर कोड या वेब लिंक पर पूरी की पूरी जो एनुअल रिपोर्ट है वो आपकी मिल जाएगी। तो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी हमने देख ही लिया है कि एक मिनिमम 1 करोड़ रुपीस तक का अगर ट्रांजेक्शन है तो प्रायर अप्रूवल आपको किससे लेना पड़ेगा? यहाँ पर ऑडिट कमिटी से लेना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट जाते हैं। नवंबर 2025 में 4th अमेंडमेंट आई थी, तो ये कौन सी रेगुलेशन से रिलेटेड है ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर ना आपकी सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन, स्टॉक एक्सचेंज एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन 4th अमेंडमेंट आई है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें बोली गई हैं वो भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि देखो हमें ना गवर्नेंस और मैनेजमेंट फ्रेमवर्क जो है, किसके लिए? मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, या फिर आपका यहाँ पर एमसीएक्स,
इनके लिए हमें यहाँ पर जो गवर्नेंस फ्रेमवर्क है, मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है, इसे इम्प्रूव करना होगा और इसमें स्टॉक एक्सचेंजेस एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन भी आते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे मैंने आपको बताया प्लस सीसीआईएल है इंडिया में, तो ये सभी पर आपका ये एप्लीकेबल होगा। अब इसे ना थोड़ा ध्यान से समझते हुए चलना। तो यहाँ पर ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें की गई है। सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया है, अब जो बिजनेस होते हैं या फिर आपके पास में अलग अलग चीजें होती हैं, आप देखते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, राइट। तो इन्होंने ना तीन वर्टिकल्स में इसको डिवाइड किया है, वर्टिकल 1, वर्टिकल 2 और वर्टिकल 3। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि देखो हमें क्या करना है, हायर अकाउंटेबिलिटी लेकर आनी है और पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर फोकस करना होगा। तो सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि देखो हमारे पास में जो 2 वर्टिकल्स है, वर्टिकल 1 हमारा किससे रिलेटेड होगा, क्रिटिकल ऑपरेशंस से। किससे रिलेटेड है, क्रिटिकल ऑपरेशंस से रिलेटेड है, जिसमें कि देखो अब एक स्टॉक एक्सचेंज है तो उसमें ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट होगा। वो लोग पेमेंट सेटलमेंट किस तरह से कर रहे हैं, क्लियरिंग कैसे कर रहे हैं, सिक्योरिटीज को होल्ड कैसे कर रहे हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब चीजें आ जाएंगी। तो ये आता है वर्टिकल 1 के अंदर। फिर आता है आपका वर्टिकल 2 जिसमें रेगुलेटरी और रिस्क है। रिस्क मैनेजमेंट मैंने पढ़ाया था थोड़ा थोड़ा सा बादल के अंदर आपको, कि यहाँ पर फाइनेंशियल रिस्क क्या क्या होते हैं। तो रिस्क होता है, तो रेगुलेटरी एंड रिस्क। और तीसरा नॉट सो इम्पोर्टेंट वर्टिकल है बिजनेस एंड ग्रोथ। अब आप कहेंगे बिजनेस एंड ग्रोथ तो इम्पोर्टेंट होगा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। हाँ इम्पोर्टेंट होगा, बट हम उसे रेगुलेशन में इतना इम्पोर्टेंट नहीं ले रहे हैं। हम तो सेबी की बात कर रहे हैं, सेबी को तो रेगुलेशन करनी है, उसको थोड़ी देखना है कि ये लोग क्या बिजनेस कर रहे हैं। इसका इतना बड़ा कंसर्न इनका बिजनेस नहीं है जितना इनके ऑपरेशंस और इनके रेगुलेशंस हैं, राइट। तो यहाँ पर रेगुलेटरी में क्या क्या आ जाता है, कंप्लायंस कौन कर रहा है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, इन्वेस्टर्स की ग्रीवांस रिड्रेसल किस तरह से की जा रही हैं। तो जो ग्रीवांसेस है उनको आप रिड्रेस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। तो जो 3 वर्टिकल्स हैं, इन 3 वर्टिकल में से सबसे पहले हम ये जो पहला वर्टिकल है और दूसरा वर्टिकल है, इसके लिए बोल रहे हैं कि हमें ना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है। तो एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे जो वर्टिकल 1 को देखेंगे, दूसरे एग्जीक्यूटिव वर्टिकल आपके डायरेक्टर वर्टिकल 2 को देखेंगे। क्या हम एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमारे वर्टिकल 3 के लिए ला सकते हैं? हाँ ला तो सकते हैं अगर यहाँ पर चाहिए, बट ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। व्हाट इज मैंडेटरी, कि आप क्रिटिकल ऑपरेशंस और रेगुलेटरी एंड रिस्क मैनेजमेंट के लिए 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को हायर करो। अब इसमें ये बोल रहे हैं कि देखो जब ये आप हायर कर रहे हो, ठीक है, तो वर्टिकल 1 आपका किससे रिलेटेड है, आपका क्रिटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड है ना। तो जब आपके पास में यहाँ पर मान लो आपके लिए यहाँ पर कोई भी क्रिटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड पर्संस हैं, तो वो रिपोर्ट करेंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को। अगर मैनेजमेंट यहाँ पर है, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो वो वर्टिकल 3 में रिपोर्ट करेंगे। अगर सीटीओ है, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, या फिर आपके चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर है जो कि साइबर सिक्योरिटी से आपको बचा रहे हैं, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर आपका कैसा है ये सब देख रहे हैं, तो ये कहां पर आपका रिपोर्ट कर रहे हैं, ये रिपोर्ट कर रहे हैं आपके क्रिटिकल ऑपरेशंस में। अगर चीफ रिस्क ऑफिसर है या फिर यहाँ पर कंप्लायंस ऑफिसर है, कंप्लायंस रेगुलेशन के अंडर आता है और रिस्क आपका चीफ रिस्क ऑफिसर देखेंगे, तो ये आपके वर्टिकल 2 में रिपोर्ट कर रहे होंगे। अलोंग विद दैट इन्होंने बोला है कि जो रेगुलेटरी ओवरसाइट कमिटी होती है और रिस्क मैनेजमेंट कमिटी है, अब ये क्वार्टरली मीटिंग रखेंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के साथ में, जहां पर एमडी जो है कंपनी का या जो बिजनेस का एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ताकि ये जो मीटिंग है ये इंडिपेंडेंट रिव्यू कर पाए बिजनेस के परफॉर्मेंस की, इनकी यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज है उनकी। आगे समझ में, तो किस तरीके से यहाँ पर हमें बताया गया है कि सिक्योरिटी हमारे पास स्टॉक एक्सचेंजेस एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस को काम करना होगा। आई थिंक दिस मच इज क्लियर टू यू। साथ में आपको याद रखना है कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनका फुल टाइम रोल रहेगा, ऐसा नहीं है कि उनको हमने हटा दिया है, लेकिन जो नॉन एग्जीक्यूटिव एक्सटर्नल अपॉइंटमेंट्स आप कर रहे हो, उसमें आपको बोर्ड का अप्रूवल लेना होगा और देखना होगा कि किसी भी तरह की कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रही है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि जो की मैनेजमेंट पर्सनल्स हैं, अगर वो कोर फंक्शन जैसे रिस्क मैनेजमेंट में अपना हिस्सा ले रहे हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर को देख रहे हैं,
तो वो डायरेक्टली यहाँ पर ईडीज को ही अपॉइंट करेंगे, जैसे सीटीओ सीआईएस तो क्रिटिकल ऑपरेशन वाले ईडी को, और सीआरओ एंड कंप्लायंस ऑफिसर आपके वर्टिकल 2 के ईडी को रिपोर्ट कर रहे थे, तो वही काम इन्हें भी करना होगा। आई थिंक दैट मच इज क्लियर टू यू। हम नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये बोल रहे हैं कि एसईसीसी रेगुलेशंस आई हैं जो कि प्राइमरली किसकी गवर्निंग देख रही है, तो अभी मैंने बताया था मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस, जहां पर हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एमसीएक्स, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सभी इसका हिस्सा हो जाते हैं। नेक्स्ट जाते हैं, ये बोल रहे कौन से बॉडी है जो कि नोटिफिकेशंस यहाँ पर इशू करती है अगर कोई भी अमेंडमेंट्स हमें सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन या रूल्स या रेगुलेशंस में लेकर आना होगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो हमारे पास में अलग अलग चीजें आती है, जो भी अमेंडमेंट्स आएंगी वो हमें सेबी बताएगा, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए वैसे अपने आप से भी। तो यहाँ पर जो अमेंडमेंट लेकर आई गई है वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए लेकर आई है, ना कि कमर्शियल फंक्शंस को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए। जैसा हमने देखा कि हम यहाँ पर बिजनेस ऑपरेशन या ग्रोथ की बात नहीं कर रहे हैं, रेदर हम यहाँ पर रेगुलेटरी एंड रिस्क मैनेजमेंट की एंड क्रिटिकल ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं। तो वर्टिकल 1, वर्टिकल 2, वर्टिकल 3 हमें याद रखना होगा। चलिए, तो अगर यहाँ पर वर्टिकल 3 में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को नहीं भी लेकर आते हैं तो कौन काम देख रहा है, मैनेजिंग डायरेक्टर देख रहे हैं। ओके, चलो नेक्स्ट जाते हैं यहाँ पर। अब आपके दिसंबर वाले नोटिफिकेशंस पर आ जाते हैं। तो दिसंबर वाले नोटिफिकेशंस में यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि देखो दिसंबर में आपके लिए इन्होंने पीरियोडिक डिस्क्लोजर्स की बात की है, ठीक है। कौन से डिस्क्लोजर्स की बात की है, आपके पीरियोडिक डिस्क्लोजर्स की बात की है। तो ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पर पीरियोडिक डिस्क्लोजर्स हमें कौन से टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के लिए करने रहेंगे। तो ग्रीन बॉन्ड, सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट्स, म्युनिसिपल बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स और मसाला पेपर। तो यहाँ बस मसाला बॉन्ड्स, तो इसका आंसर आपका सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भाई ये जो सिक्योरिटी डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये होते क्या है। देखो, तो ये हमारे पास फाइनेंशियल सिक्योरिटीज हैं जो सिक्योरिटाइजेशन के थ्रू क्रिएट होती है। सिक्योरिटाइजेशन क्या था आपको थोड़ा थोड़ा सा याद होगा कि मान लो कोई बैंक है, बैंक के पास एक लोन है जो कि एक एनपीए हो गया, तो बैंक उसे एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के पास में ट्रांसफर कर देती है। स्पेशल पर्पस व्हीकल इसको पास थ्रू सर्टिफिकेट्स में डिवाइड कर देते हैं और पास थ्रू सर्टिफिकेट्स में डिवाइड कर कर इन्वेस्टर्स को यहाँ पर बेच देते हैं। अब अगर यहाँ पर आपके पास जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्होंने जो भी पैसा दिया है वो स्पेशल पर्पस व्हीकल बैंक के पास ट्रांसफर कर देते हैं। इन केस यहाँ पर ये जो एनपीए है या जो इलिक्विड एसेट है ये परफॉर्मिंग एसेट बनता है, तो इससे होने वाली जो भी पेमेंट्स है, मान लो इन्होंने ईएमआई वापस करना शुरू कर दिया या कोई कोलेट्रल है, तो वो सारा पैसा इन्वेस्टर को मिलता है, इसीलिए इन्वेस्टर्स इसको खरीद भी लेते हैं। तो यहाँ पर एक एंटिटी जैसे कि कोई बैंक है या कंपनी है, वो क्या करती है, एक पूल बनाती है अपने इलिक्विड एसेट्स का, ठीक है, जहां पर कि हमें फ्यूचर में कैश फ्लोज मिल सकते हैं, जैसे होम लोन, कार लोन या फिर लीज रेंटल्स हो गए, और इनको ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स, पास थ्रू सर्टिफिकेट जिन्हें हम बोलते हैं, उनमें कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे शेयर्स होते हैं कंपनी के, तो कंपनी को छोटे छोटे पार्ट्स में थोड़ी डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं उनके यहाँ पर सिक्योरिटीज बना देते हैं, है ना, पेजेस में, पेपर्स में डिवाइड कर लेते हैं। वैसे ही हमारे ये वाले ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर होते हैं और इनको हम सेल कर देते हैं इन्वेस्टर्स के पास में। फिर इन्वेस्टर पैसा देगा, वो पैसा हम स्पेशल पर्पस व्हीकल के पास भेजते हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल बैंक को दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में अलग अलग तरह के होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है एसेट बैक्ड होने चाहिए, तो रेगुलर कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंदर ये नहीं आते हैं। यहाँ पर इनकी जो सेफ्टी है वो डिपेंड करेगी कि स्पेसिफिक पूल ऑफ एसेट क्या है, कि कितने अच्छे से यहाँ पर जो लोग हैं वो अपना पैसा वापस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज वगैरह भी थोड़ा सा इसी आप बोल सकते हैं प्रिंसिपल के ऊपर बनी है। आगे समझ में, चलो, तो यहाँ पर आपके पास में क्वेश्चन क्या था कि कौन से इंस्ट्रूमेंट के लिए बनी है, तो आपको याद हो गया होगा ये सेबी सर्कुलर जो है आपका किसके ऊपर आया है, एसबीआई के ऊपर आया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट जाते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, थोड़ा सा सर्कुलर को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो सर्कुलर है ये आपका रेगुलेशन 11B ऑफ सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट के अंडर आया था, ठीक है।
अब इसमें यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला है कि भाई ट्रांसपेरेंसी बढ़ाओ और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि क्रेडिट क्वालिटी कैसी है अंडरलाइंग एसेट या पूल की। तो यहाँ पर जो ट्रस्टी है स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी, जैसे स्पेशल पर्पस व्हीकल जिसे हम बोल रहे थे, इसमें जो ट्रस्टी है, ठीक है, उनको एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हाफ ईयरली बेसिस पर देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर इनको क्या करना होगा, यहाँ पर इनको जो डिस्क्लोजर्स हैं वो सेबी को स्टॉक एक्सचेंजेस को 30 दिन के अंदर अंदर करने होंगे। जब मार्च एंड होगा, दैट इज फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, और 30 सितंबर को आपका हाफ ईयर एंड हो जाता है फाइनेंशियल ईयर का। तो इसके अगले 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, मार्च 30 से अगले 30 दिन कौन से हो गए, अप्रैल 30 तक के अंदर अंदर, मार्च 31 से अप्रैल 30 के अंदर अंदर आपको यहाँ पर अपनी रिपोर्ट देनी है। और फिर 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में या 30 अक्टूबर के बीच में ये रिपोर्ट आपको देनी पड़ेगी। साथ में यहाँ पर इन्होंने बोला है कि कुछ कोर मैट्रिसेस हैं जो कि हम यूज करेंगे, जैसे कि यहाँ पर जो डिस्क्लोज की जानी चाहिए, वेटेड एवरेज मैच्योरिटी, एवरेज टाइम अंटिल जो आपके अंडरलाइंग एसेट है वो अपनी मैच्योरिटी नहीं पहुंच जाता, या फिर एवरेज टाइम कितना है, जैसे मान लो 5 लोन है, 1 साल के लिए है, 3 साल के लिए है, 5 साल के लिए है, 7 साल के लिए है। तो मैं क्या करूंगी, मैं इनका यहाँ पर एक साथ में ऐड कर कर और इनका एवरेज निकाल लूंगी, मुझे पता चल जाएगा कि कितना है यहाँ पर। तो 7 और 5 12, 12 और 4 आपका 16 हो गया। तो मैं बोलूंगी 4 साल यहाँ पर एवरेज मैच्योरिटी टाइम है। फिर हम वेटेड एवरेज रेटिंग देखेंगे। अब सब लोग, आपको पता है लोन जब हम किसी को देते हैं तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस की अलग अलग रेटिंग्स होती हैं, तो वो रेटिंग्स हम एवरेज देखेंगे। इसके अलावा एवरेज डिफॉल्ट रेट, मान लो यहाँ पर मैंने 4 लोन्स रखे, तो यहाँ पर यूजुअली जब मैं इस तरह के कोई भी अंडरलाइंग एसेट को सिक्योरिटाइज करवाती हूँ, उसमें एक यहाँ पर लोन जो है वो आपका यहाँ पर जो आपका जिसने भी लोन लिया होता है, जो भी कस्टमर है वो डिफॉल्ट कर गया, तो हम एवरेज डिफॉल्ट रेट देखते हैं, परफॉर्मेंस हिस्ट्री देखते हैं अंडरलाइंग लोन्स की या रिसीवेबल्स की, एंड मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट देखी जाएगी। तो यहाँ पर ओरिजिनेटर जो है उसके पास में मैंडेटरी स्टेक है या नहीं है, ये भी देखा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अंडर द December 16 2025 सर्क्यूलर, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सबमिटिंग द पीरियोडिक डिस्क्लोजर्स। अब ये पूछ रहे हैं कि भाई देखो आपने सर्क्यूलर्स तो हमें बता दिए कि यहाँ पर, सॉरी डिस्क्लोजर्स, तो कि भाई डिस्क्लोजर्स देने हैं। अब ये जो डिस्क्लोजर्स होते हैं ये कौन देने वाला है, तो मैंने आपको बताया था जो ट्रस्टी हैं स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी के, वो ही इस डिस्क्लोजर को सबमिट कर रहे होंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्क्लोजर्स, कब डिस्क्लोजर्स यहाँ पर करने रहेंगे, तो हाफ ईयरली बेसिस पर करने होंगे और 30 दिन का समय दिया जाएगा, राइट। तो ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट जाते हैं, इफेक्टिव डेट पूछ रहे हैं कि भाई ये जो आपका सर्क्यूलर है ये इफेक्टिव कब से है। ये जो सर्क्यूलर लेकर आए हैं ये मार्च 31 2026 से, ठीक है, यहाँ पर आपका इफेक्टिव रहेगा। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस तरह के ना आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, फिल इन द ब्लैंक बनाकर और डेट पूछ ली जाएगी, देन यू मस्ट नो अबाउट इट। अब आप यहाँ पर, वो लोग आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ले रहे हैं तो वो चाहते हैं आप उनकी ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जानते हो। डिस्क्लोजर्स जो फाइल किए जाने हैं वो जब आपका हाफ ईयर एंड हो जाएगा तो कितने दिन के अंदर अंदर, तो जैसा मैंने बताया 30 दिन के अंदर अंदर हमें ये डिस्क्लोजर्स जो है वो करने रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि सेबी की जो 6th अमेंडमेंट आई है एलओडीआर में, यहाँ पर इन्होंने शेयर ट्रांसफर एजेंट टर्म जो है उसको रिप्लेस किया है। द सेबी एलओडीआर 6th अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025 नोटिफाइड ऑन December 16 2025 रिप्लेस द टर्म शेयर ट्रांसफर एजेंट। तो ये यहाँ पर उन्होंने किसके साथ में आपकी रिप्लेस की है, ये पूछा गया है, शेयर रजिस्ट्री ऑफिस, रजिस्ट्रार टू एन इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ट्रांसफर प्रोफेशनल और आरटीए मैनेजर। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है इसको रजिस्ट्रार टू एन इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट। ठीक है, तो बी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ताकि स्टैंडर्डाइज और हार्मोनाइज किया जा सके जो टर्मिनोलॉजीज हैं, इसी के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, कुछ अपने चेंजेस लेकर आए हैं। तो प्राइमरी फोकस इस जो अमेंडमेंट लेकर आया ना 6th अमेंडमेंट एलओडीआर में, उसमें नॉमेनक्लेचर्स के ऊपर किया गया है। तो सबसे पहले तो इन्होंने बोला है कि जो कैटेगरी 2 शेयर ट्रांसफर एजेंट है,
अब ये रजिस्ट्रार टू एन इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट कहलाएंगे। करस्पॉन्डिंग टर्मिनोलॉजीज में यहाँ पर जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिस्क्लोजर्स है तो किस तरीके से कंपनी अपने आरटीए डिटेल्स देंगी एनुअल रिपोर्ट्स में, इवेंट बेस्ड डिस्क्लोजर्स किस तरह से किए जाएंगे, इन्वेस्टर्स को किस तरह से यहाँ पर जो भी उनके ग्रीवांसेस है उनको हैंडल किया जाएगा, ये सारी बातें यहाँ पर की गई हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। नाउ लेट अस डिस्कस द कंप्लीट सर्क्यूलर। देखो, अब जो कंपनीज अपने यहाँ पर ये कंप्लायंस सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करती है ना, उनमें उनको नाम देना पड़ेगा किसका, रजिस्ट्रार टू एन इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट। तो पहले ना एक शेयर ट्रांसफर एजेंट होते थे, एक कैटेगरी 2 शेयर ट्रांसफर एजेंट होते थे, एक रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट होते थे। अब वो सब लोग मिलकर यहाँ पर क्या बन गया, रजिस्ट्रार टू एन इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर हार्मोनाइज हो गई है चीजें, तो जो भी आपकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है उस पर फोकस किया जाएगा। ठीक है, चलो इस सर्कुलर में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही था। अब नेक्स्ट आते हैं दिसंबर 2025 का, ये लोग अगेन दोबारा उसी सर्कुलर की बात कर रहे हैं, एसडीआई डिस्क्लोजर की। तो ये बोल रहे हैं कि भाई ये किस रेगुलेशन के अंडर आया था, तो मैंने बताया था रेगुलेशन 11B के अंडर ये आपका आया था। अच्छा, यहाँ पर हमें ना कुछ टेक्निकल डिस्क्लोजर्स के लिए भी इन्होंने बोला था, जो आपके एनेक्स्चर्स 1, 2 एंड 3 के अंडर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर पूल की परफॉर्मेंस, जो आपने अलग अलग तरह के, मान लो एक रिटेल लोन ले लिया, एक कार लोन ले लिया आपने, इसके अलावा और 2-3 तरह के अलग अलग लोन्स लिए, इनको यहाँ पर इसका पूल बनाकर पास थ्रू सर्टिफिकेट्स के थ्रू सिक्योरिटाइजेशन कराया। तो पूल की परफॉर्मेंस कैसी है, डिफरेंट फॉर्मेट्स यहाँ पर बताए जाएंगे। तो अगर मान लो स्टैटिक पूल एनालिसिस होगी, क्या होगी, स्टैटिक पूल एनालिसिस। यहाँ पर क्या होगा, इन्वेस्टर्स जो है वो देखेंगे कि भाई एक स्पेसिफिक बैच ऑफ लोन जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। फिर कलेक्शन एफिशिएंसी देखी जाएगी, तो यहाँ पर क्लियर डेटा किया जाएगा कि कितना अमाउंट जो है वो कलेक्ट करना है वर्सेस कितना एक्चुअली आया था। डेलिक्वेंसी बकेट्स यूज करनी है, तो ब्रेक डाउन करना है ओवरड्यू लोन्स को 0 से 30 दिन में, 30 से 60 दिन में, 60 से 90 दिन और 90 प्लस डेज में अगर यहाँ पर डिफॉल्ट हो जाता है। आपको स्पेशल मेंशन अकाउंट पता है कौन से होते हैं? देखो, अगर मान लो मुझे ना कोई लोन था, मैंने कोई लोन दिया एज अ बैंक और मुझे अमाउंट वापस नहीं मिला, ठीक है, तो वो 90 डेज के बाद में आपको नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, उससे पहले एक एसएमए बनता है। एसएमए कैसे बनता है, 0 से 30 डेज, 30 से 60 डेज, 60 डेज से 90 डेज। तो यहाँ पर आपको यही ध्यान में रखना है कि जो ब्रेक डाउन कर रहे हैं हम इसको, वो डेलिक्वेंसी बकेट्स में करना है, इन्हीं एसएमए 0 अकाउंट, स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, 1, 2, ठीक है, ये बकेट्स हो जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो आपका एमआरआर होता है, यूजुअली हमें 5 से 10% रखना होता है। तो ट्रस्टी को कंफर्म करना है कि भाई स्किन इन द गेम है यहाँ पर, मीनिंग की कोई भी बैड लोन्स जो है वो यहाँ इन्होंने ऐसा नहीं कि इन्वेस्टर्स को बेच दिए और वॉक अवे कर लिया, अब इन्वेस्टर्स को लॉस झेलना पड़ रहा है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर क्रेडिट एनहांसमेंट की बात हुई है, तो डिस्क्लोजर किया जाएगा कि कितना सेफ्टी नेट जो है वो आपका अनयूज्ड है, मीनिंग कैश कोलैटरल्स और गारंटीज को भी यूज नहीं किया गया है। बाकी हमने सारी चीजें डिस्कस कर ही ली है इस पूरे अपने कंप्लायंस में। तो बस आपको ध्यान में ये भी रखना होगा कि ये लोन बैक्ड है, रिसीवेबल बैक्ड है, यहाँ पर डेटा की पाइपलाइन, ट्रस्टी ड्यू डिलीजेंस अच्छे से करना होगा, क्योंकि ट्रस्टी जो है वो डिस्क्लोजर्स फाइल कर रहे हैं, तो उनके बारे में भी अच्छे से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, एसडीआई डिस्क्लोजर्स में ये पूछ रहे हैं कि इंफॉर्मेशन जो दी जाती है वो किसके ऊपर दी जाएगी। तो यहाँ पर मेच्योरिटी प्रोफाइल अंडरलाइंग एसेट्स की, जैसा मैंने आपको दिखाया था कि वेटेड एवरेज मेच्योरिटी हम देखते हैं, वेटेड एवरेज क्रेडिट क्वालिटी देखते हैं, तो वही हमें यहाँ पर बतानी रहेगी। ठीक है, समझ में आ गया। मेच्योरिटी क्या होती है, मान लो 10 साल के लिए लोन लिया, 5 साल हो चुके लिए हुए, 5 साल में मेच्योर हो जाएगा, 10 साल का मेच्योरिटी पीरियड है, दैट्स इट। रेजिडुअल मेच्योरिटी पूछोगे तो 5 साल बचे अभी, तो रेजिडुअल मेच्योरिटी हो गई। थोड़ा बहुत जिन लोगों के पास बैंकिंग जॉब है उनके लिए तो ये क्लियर होंगे टर्म्स, जिनके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, इतना नहीं आपसे पूछा जाएगा, वो भी जानते हैं कि आप कोई बैंकर नहीं हो। ठीक है, प्रेशर्स की डिमांड की गई है रेगुलेशन में, तो आपको बेसिक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सर्क्यूलर्स हैं जिनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अभी दिसंबर 18 में आपका एक डिस्क्लोजर आया था, किससे रिलेटेड था वो डिस्क्लोजर, ये डिस्क्लोजर था डेट एंड सिक्योरिटाइजेशन मार्केट से रिलेटेड। अब यहाँ पर क्या बोला इन्होंने, बोला कि जो फेस वैल्यू है डेट सिक्योरिटीज की, मान लो कोई बॉन्ड है,
बॉन्ड आपकी जो फेस वैल्यू थी वो 1 लाख रुपीज थी, मीनिंग जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो आपका 1 लाख रुपए था। तो अगर उसमें कोई भी रिडक्शन हो रहा है तो ये एक्सपेंड कर रहे हैं जो 10,000 की फेस वैल्यू एलिजिबिलिटी है, ताकि जीरो कूपन डेट सिक्योरिटीज को ले सके। जीरो कूपन डेट सिक्योरिटीज कौन सी थी? जो डिस्काउंट पर इशू होती थी। 1 लाख की फेस वैल्यू है, मैंने 90,000 में निकाला, ठीक है, और यहाँ पर जब आपकी मेच्योरिटी हो गई तो मैंने 1 लाख रुपए पे किया। अब इससे क्यों किया मैंने यहाँ पर? क्योंकि मैं पीरियोडिक इंटरेस्ट नहीं पे कर रही हूँ, रेदर मैं एक साथ पूरा का पूरा अमाउंट पे करूंगी। तो जिसने इन्वेस्ट किया ये 1 लाख रुपए, उसे 10,000 रुपए का फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो सिक्योरिटीज में अब यहाँ पर एक फिक्स्ड मेच्योरिटी वो अगर है और कोई भी स्ट्रक्चर्ड ऑब्लिगेशन नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में जो 10,000 रुपए की फेस वैल्यू एलिजिबिलिटी है उसमें हमारे पास में जीरो कूपन डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी आ जाएंगे। हमने एसडीआई डिस्क्लोजर्स के बारे में अच्छे से पढ़ ही लिया है कि किस तरीके से चीजें होंगी। अलोंग विद दैट ना एक यहाँ पर ईएसजी डेट सिक्योरिटीज फ्रेमवर्क आया था जून में, जिसमें इन्होंने बोला कि सोशल सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड्स, ये सब आपके फॉर्मली किस तरीके से इनकी डेफिनेशन रहेंगी, क्या क्या है? सोशल सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड। तो ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर इसके बारे में बात की गई है, ठीक है। तो सबसे पहले बस आपको यहाँ पर यही याद रखना है कि हमें क्या क्या चीजें जो हैं इन टर्म्स के मतलब क्या होते हैं। देखो सोशल बॉन्ड्स क्या होते हैं पहले वो समझते हैं। तो सोशल बॉन्ड्स आपके फंड्स जो कि हमने सोशल इश्यूज के लिए अपने प्रोजेक्ट्स निकाले, जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग हो गया, हेल्थ केयर हो गया, फूड सिक्योरिटी हो गया। सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड्स हाइब्रिड कैटेगरी है, जहां पर आपके पास में ग्रीन और सोशल प्रोजेक्ट्स दोनों आ जाते हैं। सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड्स अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको ये यूज ऑफ प्रोसीड बॉन्ड्स नहीं है, मीनिंग ऐसा नहीं है कि इनका जो पैसा आपको मिल रहा है उनको आपको यूज करना है। ये यहाँ पर बॉन्ड की कुछ फाइनेंशियल टर्म्स होती हैं, जैसे कूपन रेट आपके चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वेदर द इशूअर हिट्स प्री डिफाइंड सस्टेनेबिलिटी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स और नॉट, उस उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड्स है ये, ठीक है, कि आपने यहाँ पर अच्छे से काम किया है तो पैसा मिल रहा है, अगर आपने नहीं किया तो आपको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने ये बॉन्ड इश्यू किया और आपको तुरंत के तुरंत पैसे मिल जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक टर्म और है ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग का क्या मतलब है यहाँ पर? ये है पर्पस वॉशिंग। इसको ऐसा ग्रीन वॉशिंग को हम पर्पस वॉशिंग भी बोल देते हैं। अब इसमें इनका ये कहना है कि ये तब होती है जब इशुअर्स मिसलीडिंग क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। कोई कंपनी या किसी एनपीओ ने इसको निकाला और इन्होंने बोला कि भाई एनवायरमेंटल और सोशल बेनिफिट्स मिलेंगे इस इन्वेस्टमेंट के, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इसीलिए यहाँ पर हमें एक थर्ड पार्टी रिव्यूअर रखने के लिए बोला गया है जो कि इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। तो एक सेकंड पार्टी ओपिनियन एसपीओ जो है, ठीक है, वो प्रोवाइड करेंगे, जिसमें कि प्रोजेक्ट का सिलेक्शन और फ्रेमवर्क या ईएसजी गोल्स को फुलफिल कर रहा है या नहीं वो देखा जाएगा। और पोस्ट इशू, पहले आपका प्री इशू हुआ जिसमें हमने एसपीओ करा, पोस्ट इशू यहाँ पर एक्चुअल मैनेजमेंट देखी जाएगी कि ये जो आपने यहाँ पर बॉन्ड्स वगैरह निकाले हैं इनसे जो पैसा मिला है उन्हें आपने किस तरीके से यूज किया है। ऑल्सो इम्पैक्ट मैट्रिसेस के बारे में हमने देखा था ना, एनुअल इम्पैक्ट रिपोर्ट भी देनी होगी, तो उसमें कुछ इम्पैक्ट मैट्रिसेस रहेंगी, जैसे कितना कि यहाँ पर कितने घर बने हैं, कितने टन्स ऑफ CO2 रिड्यूस किया गया है, वो सारी चीजें भी देखी जाएंगी। ओके, याद रहेगा इतना। और यहाँ पर अगर आपके पास में मान लो सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड्स हैं तो स्टेप अप बॉन्ड्स जो हैं वो यहाँ पर कूपन यूज होंगे, मीनिंग एक हायर इंटरेस्ट रेट इन्वेस्टर्स को पे किया जाएगा। अगर आपके सच में ये सस्टेनेबिलिटी नहीं रहते हैं प्रोजेक्ट्स तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट अपने इन्वेस्टर को और ज्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक है, याद रहेगा। चलो आज के लिए बस इतना ही है। इसी के साथ में हमारे इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स जो है लास्ट फ्यू मंथ्स के वो हमने कवर कर लिए हैं। कुछ और होता है तो मैं डिफरेंट एग्जाम उसके थ्रू आपको कवर कर लूंगी। अब यहाँ पर पहले मैं आप लोगों के लिए एक जीए का देखो जीए का ना मैं अभी एक्चुअली सोच रही हूँ कि 31 दिसंबर के अराउंड लेकर आऊं, जो आपका ये रहेगा क्या बोलते हैं मैराथन। क्यों? क्योंकि देखो 31 दिसंबर तक ना आपके पास में एग्जाम क्या होता है, बैंकिंग एग्जाम में ना 10 दिन पहले तक के करंट अफेयर्स आ जाते हैं।
तो थोड़ा-सा ना आपके लिए कवर्ड रहेगा और मैं आपका करंट अफेयर्स भी अच्छे से कवर कर दूँगी वीडियो में। और यार कुछ लोग ना मतलब यहाँ पर बोल रहे थे वन शॉट दे दो, शॉर्टकट में प्रोवाइड कर दो। देखो मैं प्रोवाइड तो सब कर दूँगी शॉर्टकट में, व्हाई टू टेक सच काइंड ऑफ रिस्क, मतलब यू हैव द टाइम, यू हैव टू स्टडी। पढ़ो ना बच्चों, मतलब ऐसा क्यों कर रहे हो कि आप लोग शॉर्टकट्स लेना चाह रहे हो। बट ठीक है यार, योर करियर इज एट स्टेक, यू शुड डू मोर एंड मोर हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। यू शुड नॉट बी लाइक कि अच्छा समरी प्रोवाइड कर दो। देखो होता क्या था ना, यूजुअली पहले क्या होता था जब आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ के एग्जाम्स रहते थे, तो बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आ जाते थे। फिर आरबीआई और सेबी ने भी सिंपली यहाँ पर वन लाइन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिए थे। अब ऐसा नहीं होता, अब ना डिटेल्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब जो न्यूज की हेडलाइन होती है वो तो आपको क्वेश्चन में ही दे देते हैं, न्यूज के अंदर की जो बातें हैं वो आपसे पूछी जाती है। मैं समरी प्रोवाइड कर दूं, लगे कि यार ये तो पढ़ा तो था लेकिन आया क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो पाया, तो क्या फायदा है फिर मेहनत का, वो तो टाइम भी वेस्ट हो रहा है ना। मतलब आप ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जहां आपको लॉस ही हो रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्टली पढ़ो, कम कोशिश करो कि शॉर्टकट्स के थ्रू जाओ। मैंने इवन अपनी मैराथन वीडियोस, आप लोग उनको मैराथन का नाम देते हो, बट ठीक है वो मैराथन वीडियोस नहीं है मेरे एंड से, वो बिल्कुल भी रिवीजन के लिए नहीं बनाई थी, वो सिर्फ और सिर्फ उसका सोल पर्पस था कि आप लोग एग्जाम क्लियर करो। तो जितना भी डिटेल्ड कॉन्सेप्ट में पढ़ा सकती हूँ वो पढ़ाऊँ, बस फ्री में दिया हुआ था। लेकिन वो वही कंटेंट है जो आप दूसरी कोचिंग सेंटर्स से अगर पेड में भी लोगे तो आप जाकर भी चेक कर सकते हो, उन्होंने उतने उतने लंबे लंबे ही वीडियोस आपको दे रखे होंगे पेड में भी। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही है। इतना लंबे दूर तक बने रहने के लिए लेक्चर में थैंक यू सो मच। बाकी अपना अच्छे से पढ़ाई करो, ऑल द वेरी बेस्ट, एग्जाम एकदम क्लोज आ चुका है। ठीक है, तो हर दिन अपना बेस्ट करो, हर दिन थोड़ा टाइम भी बढ़ाने की कोशिश करो धीरे धीरे। जिन लोगों ने अभी प्रिपरेशन शुरू की है लेटेस्ट से, तो वो 1 घंटा पढ़ो। जिन लोगों का 1 महीना हो चुका है, अब वो 10 घंटे पढ़ाई करो। कम से कम अब थोड़ा ज्यादा पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।